हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का पार्ट 2। इससे पहले एक कल वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट 1, वो भी आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से लिए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से कल वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। और ये पार्ट 2 है आज भारतीय संविधान का। यहाँ भी मैंने सूचियाँ ली हैं और भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो भारतीय संविधान से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना, इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना हो, एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा मटेरियल मिलने वाला है। और जो भी हमारे वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं, 70 वीडियो के आसपास अपलोड हो चुके हैं, सभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है ये पार्ट 2 है और इसमें हमारा क्वेश्चन है पहला, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी कौन से, जैसे मंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ होती है उसका उल्लेख किस अनुसूची में है, ये पूछा जा रहा है। जो उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं या न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनके द्वारा या मंत्री होते हैं, इनके द्वारा जो पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उस शपथ लेने का उल्लेख किस अनुसूची में संविधान की है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है संविधान की तृतीय अनुसूची में जो शपथ ग्रहण का उल्लेख है, ये है संविधान की तृतीय अनुसूची में। नेक्स्ट है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत हैं। मतलब जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो वह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये तीनों सूचियां आती हैं। और वह तीनों सूचियां कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनको डिटेल में जानते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि वन और जंगल किस सूची के अंतर्गत आते हैं, किस सूची का विषय है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके जो विषय हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले सूची में पहली है संघ सूची, जो कि केंद्र के अंतर्गत आती है। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ध्यान रखिएगा, संघ सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और अब जो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। संघ सूची में पहले कितने विषय थे, संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे और अब वर्तमान में 100 विषय हैं। एक बार और मैं बता दूं एक बात कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जब भी हो, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स आपका स्टेट का नहीं है, CTET का एग्ज़ाम्स है, तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हों तो ये जो संख्याएं होती हैं ना, जैसे विषय हैं या अनुच्छेद हैं, भाग हैं, तो जो संख्याएं होती हैं इनको अपडेट ज़रूर करके जाया करें, चेक कर लिया करें एक बार, क्योंकि ये बदल भी सकती हैं, बढ़ सकती हैं। या जो सूचियाँ हैं इनमें से कुछ विषय घट भी जाते हैं, इधर के घट के दूसरे में मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप अपडेट करके जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें बदल भी सकती हैं। अभी इस समय फ़िलहाल वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में। और इसके अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं, यानी संघ सूची में जो विषय आते हैं वो कौन से विषय हैं, युद्ध, सुरक्षा, विदेशी ऋण, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, डाक सेवा, देशीकरण व नागरिकता, जनगणना, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, ये सारी चीज़ें आती हैं संघ सूची के अंतर्गत। कुल मिलाकर जो बड़े मामले हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनगणना, ये भी बहुत बड़ा मामला है, देखा जाए तो 10 साल में एक बार होती है महाजनगणना। इसका जो देख रेख है बहुत बड़े लेवल पर होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें संघ सूची में आती हैं। चलिए राज्य सूची में देखते हैं। ये तो ऊपर थे संघ सूची, जिसमें जो कानून है केंद्र सरकार बनाती है। अब राज्य सूची देखिए, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकार में, इसमें राज्य सूची में जो है, इस सूची के जो विषय हैं इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे और अब वर्तमान में 61 विषय हैं।
यहाँ से 5 विषय कम करके दूसरी सूची में जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ अब कितने रह गए? 61 रह गए। पहले 66 विषय थे, संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे और अब वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर विशेष अगर परिस्थितियाँ आ जाएँ तो उन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और वो विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं? वह 3 परिस्थितियाँ हैं। विशेष परिस्थितियाँ जो हैं वो हैं राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, उस स्थिति में जो है राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। दूसरा परिस्थिति क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। तीसरा है संबंधित राज्य की सहमति से भी केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। तो ये 3 विशेष परिस्थितियां जिस पर राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अब राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन से ये जान लीजिए। जो राज्य सूची में विषय आते हैं वो है कृषि, सिंचाई, पुलिस, न्याय पंचायती राज, भू राजस्व, जिला अस्पताल आदि ये सारे विषय आते हैं राज्य सूची में। ये इम्पॉर्टेंट जो आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिया है। सभी को नहीं ले सकते और ना ही आप सभी याद कर सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है या जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। कृषि, सिंचाई, पुलिस, न्याय पंचायती राज, भू राजस्व, जिला अस्पताल आदि ये सारी चीज़ें आती हैं राज्य सूची के विषय में। ठीक है, अब देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें दिए हुए जो विषय हैं इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती थी, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में क्या है? इसके जो विषय हैं इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक है, परंतु कानून के विषय जो अगर विषय समान है कानून के, तो कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर जैसे जो कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। मान लीजिए कोई कानून केंद्र ने भी बनाया और राज्य ने बनाया, अगर दोनों के विषय समान हो गए तब क्या होता है? जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया होता है या जो बनाया गया कानून होता है वही मान्य होगा, मतलब केंद्र वाला कानून ही मान्य होगा यहाँ समवर्ती सूची में। और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय मतलब 47 थे। जो राज्य सूची के जो 5 कम हो गए ना, वो इसमें जोड़ दिए गए समवर्ती सूची में। तो संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और अब वर्तमान में 52 विषय हैं। तो जो राज्य सूची के 5 विषय कम हुए थे, क्योंकि पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। तो इसमें 47 पहले थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। तो 5 इसमें जोड़ दिए गए हैं। 47 विषय पहले थे इसमें और अब कितने हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, बाट और माप, चुनाव, न्याय प्रशासन, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय जल मार्ग, जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम कल्याण, वन व जंगल आदि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे विषय जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, बाट और माप, चुनाव, न्याय प्रशासन, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय जल मार्ग, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम कल्याण, वन व जंगल ये सारे विषय हैं समवर्ती सूची के और ये इंपॉर्टेंट विषय हैं, ध्यान रखिएगा। अधिकतर आपसे समवर्ती सूची के ही विषय पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अब तक पीछे जितने भी पूछे गए हैं तो समवर्ती सूची के ही लगभग ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? जो भारत की अनुसूची में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है तो वह कौन सी अनुसूची में किया गया है? वो किया गया है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष, क्योंकि कई बार इससे जो है क्वेश्चन बन जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष, तो जो संचालन समिति थी, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति जो है पूछी गई है पिछले किसी एग्ज़ाम्स में, आई थिंक 68-500 में शायद पूछी गई है या फिर 69 में, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति किसी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है जिसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है ये प्रारूप समिति।
इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जो है इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ध्यान रखिएगा। प्रांतीय जो समिति है उसके भी हैं और परामर्श समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा ये सभी समितियाँ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत आता है। संवैधानिक मूल्य से संबंधित है ये चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है? सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकते हैं ये। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A लिखा होगा या फिर का लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51A में जो है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है बाल विवाह से है, ध्यान रखिएगा। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है क्योंकि शिक्षा से है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 21A या 21 का लिख दिया जाएगा। तो 21A या 21 का, अनुच्छेद 21A या 21 का ऐसे लिख दिया होगा कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो इसमें है प्रावधान अनुच्छेद 21A में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे श्री सुकुमार सेन। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका जो है विधेयक पारित हुआ? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां संशोधन जो हुआ था, तो 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक जो है वो पारित हुआ। नेक्स्ट है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। नेक्स्ट है एक संघीय शासन में राज्य अधिकार का अनुभव करता है, कौन करता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जो है ये करता है। एक संघीय शासन में राज्य अधिकार का अनुभव कौन करता है? संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार करते हैं। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो संसद की जो दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन को जो बुलाने का काम है वो कौन बुला सकता है? किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही फ्रेंड्स। जो अगर कुछ आवाज़ आ रही हो पीछे से दिक्कत हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ पूरा दिन आती रहेगी। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। फिर भी मैंने PDF इस तरह से बनाई है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जो है अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।